हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम करे हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम के नीट पीवाईक्यू 2013 से लेकर 2023 तक के। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन करेंगे वो हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी। यानी अगर कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया हुआ है तो मैं आपको पेज नंबर भी बताऊंगा और आपको एनसीईआरटी भी शो करूंगा कि वो कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आपको इन क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे तो सेम थंबनेल के साथ में आप प्लेलिस्ट सेक्शन चेकआउट कर सकते हो इसी चैनल के ऊपर, जहां पर इससे पहले वाले सभी चैप्टर सेम फॉर्मेट के अंदर जो वो कंप्लीट करवा चुके हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, सबसे पहले बात करते हैं नीट 2013 के क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय, यानी जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है वहाँ पे बोला गया कि रेट ऑफ फॉर्मेशन है न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय किससे, कंज्यूमर से, डिकम्पोजर से, प्रोड्यूसर से या फिर पैरासाइट से। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है जिसको कट किया गया, तो यहाँ पे आंसर आएगा कंज्यूमर्स। यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका, कंज्यूमर्स आएगा। नहीं, सेकेंडरी प्रोडक्टिव इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। एनसीईआरटी के पेज नंबर 243 पर ये दिया हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है नेचुरल रिजर्वोयर ऑफ फॉस्फोरस इज, यानी जो नेचुरल रिजर्वोयर फॉस्फोरस का क्या है, रॉक है, फॉसिल है, सी वाटर है या फिर एनिमल बोन्स है। तो नेचुरल रिजर्वोयर फॉस्फोरस का क्या है, रॉक है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। एनसीईआरटी के पेज नंबर 254 पे आप देख सकते हो, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है, यहीं से आया हुआ क्वेश्चन है। ओके भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड, यानी कौन सा ऐसा जो है वो करेक्टली डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्ट बोला गया है लास्ट स्टेप इन द डिकम्पोजिशन अंडर फुल्ली एनएरोबिक कंडीशन, यानी इन्होंने बोला है कि जो कैटाबोलिज्म होता है वो लास्ट स्टेप होता है डिकम्पोजिशन का और फुल्ली एनएरोबिक होता है, तो ये गलत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीचिंग के बारे में। इन्होंने बोला है वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स राइज टू द टॉप लेयर ऑफ, ये गलत लिखा गया क्योंकि ये बॉटम में चली जाता है। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन कैरिड आउट बाय द ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवॉर्म, ये बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते हैं, ह्यूमिफिकेशन में बोला गया लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर सब्सटेंस ह्यूमस व्हिच अंडरगो माइक्रोबायल एक्शन एट ए वेरी फास्ट रेट, एट ए वेरी स्लो रेट, ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। वैसे तो सभी की सभी स्टेटमेंट जो वो एनसीईआरटी में दी गई है, बट हमारा आंसर सी आ जाएगा, फ्रेगमेंटेशन, जो कि बिल्कुल करेक्टली डिस्क्राइब किया गया है। ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 243 पर दिया हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हो फ्रेगमेंटेशन वाला। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं नीट 2013 कर्नाटका स्टेट में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी कंज्यूमर इन द मेज फील्ड इकोसिस्टम, यानी मेज फील्ड इकोसिस्टम के अंदर प्राइमरी कंज्यूमर कौन सा होगा, ग्रास हॉपर होगा, वोल्फ होगा, फाइटोप्लैंक्टन होगा या फिर लायन होगा। तो यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर मेज के अंदर पूछा गया तो कौन होगा, ग्रास हॉपर होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ये तो आपके प्रोड्यूसर के अंदर आते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, इस टाइप से आते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। एनसीईआरटी के पेज नंबर 243 पे जो टेबल 14.2 है वहीं से आया हुआ है। आप साइड में एग्जांपल जो दिए हुए वहां पे आप पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, तो यहीं से ये आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया व्हेन मेन ईट्स फिश, यानी मेन जो है वो फिश को ईट करता है, विच फीड ऑन जू प्लैंक्टन, यानी फिश किसको फीड करती है, जू प्लैंक्टन को, विच हैव ईटन स्मॉल प्लांट, और ये जू प्लैंक्टन किसको ईट करती है, स्मॉल एंड प्लांट को। द प्रोड्यूसर इन दिस चेन, तो यहाँ पर प्रोड्यूसर पूछा है क्या होगा, स्मॉल प्लांट होगा, फिश होगा, मेन होगा जू प्लैंक्टन। तो यहाँ पर सारे किस पे डिपेंड करें, स्मॉल प्लांट्स पे। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर क्या हो जाएगा, स्मॉल प्लांट्स हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ये सेम भी है उसी पेज नंबर से, एनसीईआरटी के पेज नंबर 246 से, टेबल 14.2 आप देख सकते हो, यहीं से आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है नीट 2014 का क्वेश्चन। नीट 2014 में क्या बोला गया, इफ 20 जूल ऑफ एनर्जी इज ट्रैप्ड एट प्रोड्यूसर लेवल, यानी 20 जूल ऑफ एनर्जी जो है वो कहां पर, प्रोड्यूसर लेवल के ऊपर बनती है, देन हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू पीकॉक एज फूड इन द फॉलोइंग चेन। तो यहाँ पर पीकॉक के पास में कितनी पहुंचेगी, यानी प्लांट के पास में 20 जूल है, तो यहाँ पर बताना है कि कितनी पहुंचेगी। 0.02 जूल पहुंचेगी, 0.002 जूल पहुंचेगी, 0.2 पहुंचेगी या 0.0002 पहुंचेगी, तो ये हमें बताना है। तो सिंपल था, देखिए यहां पर क्या होता है, 10% लो चलता है। 10% मतलब जितनी ये एनर्जी है उसकी 10% ही जो है वो आगे जाएगी। तो 20 का 10% कितना होगा, 2, फिर 2 का 10% कितना होगा, 0.2, और 0.2 का कितना हो जाएगा, 0.02% हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास में देख लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग यहां पर जो प्लांट है उसके पास में कितनी है, 20 है, जो माइस है उसके पास में 2 जूल होगी,
0.2 पहुंचेगी स्नेक के पास में और 0.02 पहुंचेगी पीकॉक के पास में। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 0.02, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। अब ये जो एनर्जी लो वाला है ये दिया हुआ है एनसीईआरटी के पेज नंबर 247 पे, आप देख सकते हो ऑप्शन यहाँ पर, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ भी बताता हूँ, यहाँ पर इसके बारे में पिरामिड भी दिया हुआ है एनर्जी का, वहाँ पर भी देख सकते हो कैसे 10% करके रह जाती है। तो आप एनसीईआरटी का पेज नंबर 249 पे जो फिगर 4.4D है वो वाली भी देखो, यहाँ पर भी दिखाया गया कि कैसे एनर्जी आगे आगे कम होती जाती है। ओके भैया, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया गिवन बिलो इज अ सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ फॉस्फोरस साइक्लिंग इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम विद 4 ब्लैंक A to D, आइडेंटिफाई द ब्लैंक। तो यहाँ पर हमें ए बताना है, बी बताना है, सी बताना है और डी बताना है। तो ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है जो दिया गया है, वहीं से आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करते हैं ए के बारे में। तो कंज्यूमर के यहाँ पर कौन जाएगा, सबसे पहले देखो सोइल सॉल्यूशन में जा रहा है, मतलब यहाँ पे जो है वो आपका डिटीरियस फूड चेन के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे होना चाहिए डिटीरिटस, तो डेट्रिटस होगा यहाँ पर। तो हमारा ए जो है वो डिट्रिटस वाला केवल एक ही ऑप्शन। आगे देख लेते हैं बी हमारे पास में क्या होगा, रॉक मिनरल, वो भी सोइल सॉल्यूशन के अंदर आएगा, फिर अपटेक हो जाएगा। सी क्या होगा, सी यहाँ पर प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में पहुंच रही है। और डी यहाँ पर क्या है, लीटर फॉल है। तो ये हमारा इस टाइप से आंसर जो बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन सी। अब आप ये सेम डायग्राम जो है वो देख सकते हो एनसीईआरटी का पेज नंबर 255 फिगर 14.7 में, आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहीं से ये आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब आ चुके हैं नीट 2015 में। नीट 2015 में बोला गया मोस्ट एनिमल दैट लिव इन द डीप ओशन वाटर आर। तो ज़्यादातर जो एनिमल्स जो डीप ओशन में रहते हैं वो कैसे होते हैं, टर्सरी कंज्यूमर होते हैं, डिट्रीवोरस होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ज़्यादातर जो ओशन में होते हैं वो कैसे होते हैं, डिट्रीवोरस होते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। एग्जैक्टली ये जो है वो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, आपको बता देता हूँ, बट यहाँ पर वो ज़्यादातर क्या होते हैं जो डीप ओशन में रहते हैं वो डिट्रीवोरस हो रहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन, जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है उसमें क्या होता है, द नंबर एंड टाइप ऑफ एनिमल रिमेन कांस्टेंट, द चेंज लीड टू ए कम्युनिटी दैट इज नियर इक्विलिब्रियम विद द एनवायरमेंट एंड इज कॉल्ड पायनियर कम्युनिटी। सी बोला गया द ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल चेंज इन स्पीसीज कंपोजिशन अकर इन ए गिवन एरिया, या फिर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए न्यू बायोटिक कम्युनिटी इज वेरी फास्ट इन इट्स प्राइमरी फेज। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन में क्या होता है, ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल चेंज होते हैं किसी भी स्पीसीज कंपोजिशन में एक गिवन एरिया के अंदर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। और ये आप देख सकते हो एनसीईआरटी के पेज नंबर 250 पे जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है उसी की डेफिनेशन के अंदर ये बात की गई है। एग्जैक्टली एनसीईआरटी से आया हुआ क्वेश्चन है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके भैया, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ पेयर हैव करेक्ट कॉम्बिनेशन, यानी हमें बताना है कि गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल और सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल। तो यहाँ पर बोला गया कि जो गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल है वो नाइट्रोजन एंड सल्फर है, और जो आपका सेडिमेंट्री है वो बोला गया कार्बन एंड फॉस्फोरस है। तो ये गलत हो गया, ये सल्फर इधर आना था, कार्बन इधर आना था, तब ये हमारा सही होता है, क्योंकि गैसियस के अंदर नाइट्रोजन कार्बन आता है और सेडिमेंट्री के अंदर सल्फर एंड फॉस्फोरस आता है। तो ये तो हमारा गलत हो गया। आगे देखते हैं, गैसियस के अंदर बोला सल्फर फॉस्फोरस और सेडिमेंट्री में कार्बन नाइट्रोजन बोला है, जो कि रिवर्स हो गया, मतलब ये सेडिमेंट्री होना था और ये गैसियस होना था, तो ये अलग हो गया, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, गैसियस के अंदर इन्होंने कार्बन एंड नाइट्रोजन बोला है, सेडिमेंट्री में सल्फर एंड फॉस्फोरस बोला, तो ये बिल्कुल सही हो गया। आगे देखते हैं, गैसियस में कार्बन एंड सल्फर वापिस इन्होंने ये अलग कर दिया, तो हमारा आंसर जो बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। एनसीईआरटी के पेज नंबर 253 में जो लास्ट पैराग्राफ है वहाँ पर अच्छे से दिया हुआ है, आप देख सकते हो, यहीं से आया हुआ क्वेश्चन है। ओके भाई, नेक्स्ट हम आ चुके हैं नीट 2015 में जो एग्जाम कैंसिल हो गया था उसके बारे में। इन्होंने बोला सेकेंडरी सक्सेशन टेक प्लेस ऑन, यानी सेकेंडरी सक्सेशन कहाँ पर होगी, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड, न्यूली कूल्ड लावा, बेयर रॉक या फिर डिग्रेडेड फोर्स। तो बेयर रॉक, न्यूली कूल्ड, यहाँ पर तो होती है प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन वाली ये जो दिया हुआ है वो पेज नंबर 251 पे दिया हुआ है, सॉरी 250 पे दिया हुआ है। बट सेकेंडरी सक्सेशन हमसे पूछा तो वो होगा डिग्रेडेड फोर्स में, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। एनसीईआरटी के पेज नंबर 251 पे फर्स्ट पैराग्राफ में आप देख सकते हो यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ से ही हमारा आंसर आ जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इन ए बायोटिक कम्युनिटी इज नोन एज, यानी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर अलग अलग स्पीसीज का और डिफरेंट लेवल है एक बायोटिक कम्युनिटी में, तो उसको क्या बोलते हैं, जोनेशन बोलते हैं, पिरामिड बोलते हैं, डाइवर्स बोलते हैं, या फिर स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। एनसीईआरटी के पेज नंबर 242 पे ये दिया हुआ है, डायरेक्टली वहीं से आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या बोला गया,
द मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट ए ट्रॉपिक लेवल एट ए पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड, यानी मास ऑफ लिविंग मटेरियल ट्रॉपिक लेवल पे पर्टिकुलर टाइम पे उसको क्या बोलते हैं? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, स्टैंडिंग क्रॉप, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या फिर स्टैंडिंग स्टेट, तो उसको बोला जाता है स्टैंडिंग क्रॉप। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। एनसीईआरटी के पेज नंबर 247 पे दिया हुआ है, एग्जैक्ट लाइन कॉपी पेस्ट यहाँ पर की गई है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। यहाँ पर बोला गया है इन एन इकोसिस्टम द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टर्म्ड एज, यानी कि इकोसिस्टम के अंदर जो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑर्गेनिक मैटर का फोटोसिंथेसिस में उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या फिर ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो जो भी फोटोसिंथेसिस में जो भी बनता है उसको बोलते हैं क्या? ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। फिर उसके बाद में क्या होता है? आपका रेस्पिरेटरी लॉस हो जाता है, वो फिर बनता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। एनसीईआरटी के पेज नंबर 243 पर ये दिया हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हो, यहीं से आया हुआ क्वेश्चन है। ओके भाई, अब नेक्स्ट आ चुके हैं नीट 2016 के फेज 1 में। तो यहाँ पर क्या बोला गया? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अपीयर एज ए पाइनियर ऑर्गेनिज्म ऑन बेयर रॉक्स। तो यहाँ पर जो बेयर रॉक्स होते हैं उसमें पाइनियर ऑर्गेनिज्म की तरह कौन अपीयर होगा? मोसेस होंगे, ग्रीन एल्गी होगा, लाइकन होगा या फिर लिवरवर्ट्स होगा। तो वहां पर जो अपीयर होंगे वो होंगे आपके लाइकन्स। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। एनसीईआरटी के पेज नंबर 251 पे दिया है जीराज जो सक्सेशन होता है उसके अंदर ये सब कुछ आता है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्रॉप लैंड इकोसिस्टम, यानी क्रॉप लैंड इकोसिस्टम जो है उसका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर? एब्सेंस ऑफ वीड, इकोलॉजिकल सक्सेशन, एब्सेंस ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म या फिर लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब आप एक समझो, जहाँ पर एक कोई क्रॉप लैंड है तो वहाँ पर केवल और केवल एक ही सिंगल टाइप की क्रॉप होगी, तो वहाँ पर ज़्यादातर जो जेनेटिक वेरिएशन है वो हमें दिखाई नहीं देगी। तो इसलिए आंसर आ जाएगा लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी। ये आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर आता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी आ जाएगा। एनसीईआरटी के पेज नंबर 241 पे तो इसके बारे में बात की गई है कि क्रॉपलैंड वगैरह जो आपके होते हैं एक्वेरियम वगैरह वो आपके मैन मेड इकोसिस्टम होते हैं, बट यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि वहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो वो 17 देख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय, यानी जो इकोसिस्टम टर्म है वो किसने दी थी? ई हैकल ने, ई वॉर्मिंग ने, ई पी ऑडम ने या फिर एजी टेंसले ने। तो ये एजी टेंसले ने दी थी, जो कि एनसीईआरटी में कहीं से कहीं नहीं बताया गया है। तो ये आप याद रख सकते हो। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके भैया, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नीट 2016 फेज 2 के बारे में। नीट 2016 फेज 2 में क्वेश्चन पूछा गया है द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ द डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट इकोसिस्टम आर, यानी जो डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट इकोसिस्टम होते हैं उसके अंदर प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होंगे? ग्रीन एल्गी होंगे, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी होंगे या फिर कोरल रीफ होंगे। तो आपको पता है जो ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह है वो तो फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड करते हैं, बट जो आपका कीमोसिंथेटिक होता है वो आपका फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड नहीं करता है। और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि वहाँ पर जो 245 में ये दिया हुआ है कि वहाँ पर जो है वो सनलाइट नहीं पहुँचती, एक्सेप्ट द डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट, अदर जो सोर्स होते हैं वो सनलाइट होते हैं। तो यहाँ पर इतना ही लिखा गया, बट कीमोसिंथेटिक वगैरह वहाँ पर नहीं लिखा गया। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 245 में आप देख चुके हो। ओके, अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया है, उसको क्लिक करके और एप्लीकेशन डाउनलोड करके और बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आपकी एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाली है। तो चलिए भाई, अब आप चलते हैं नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ। अब हम आ चुके हैं नीट 2017 में। नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया विच इकोसिस्टम हैज द मैक्सिमम बायोमास, यानी कौन सा ऐसा इकोसिस्टम है जिसके अंदर मैक्सिमम बायोमास मिलेगा। तो जो बहुत ज़्यादा लार्ज इकोसिस्टम होगा, जितना ज़्यादा बड़ा इकोसिस्टम होगा उसके अंदर मैक्सिमम बायोमास मिलेगा। तो फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, पॉन्ड या फिर लेक। तो यहाँ पर फॉरेस्ट जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो वहाँ पर आपको जो मैक्सिमम बायोमास मिलेगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। एनसीईआरटी के पेज नंबर 241 के फर्स्ट पैराग्राफ पे आप देख सकते हो कि ये जो आपका फॉरेस्ट वगैरह होते हैं वो काफ़ी लार्ज इकोसिस्टम होते हैं, ये लिखा गया। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो बोला गया प्रेजेंस ऑफ प्लांट्स अरेंज इनटू ए वेल डिफाइंड वर्टिकल लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट कैन बी सीन बेस्ट इन। वैसे तो ये स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में बात करें, जो स्ट्रेटिफिकेशन की डेफिनेशन है, बट इन्होंने एग्जांपल अलग पूछा कि वो किस में दिखाई देगा, ट्रॉपिकल सवाना में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में या फिर टेम्परेट फॉरेस्ट में। तो ये एग्जैक्टली एनसीईआरटी से नहीं आया। स्ट्रेटिफिकेशन की बात तो जो एनसीईआरटी के 242 पेज पे करते हैं, बट यहाँ पर आपका जो आएगा वो आएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ये स्ट्रेटिफिकेशन अच्छे से दिखाई देता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है? ओके, अब जितने भी क्वेश्चन आप आगे देखोगे वो सारे के सारे आपको एनसीईआरटी में से देखने को मिलेंगे। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। 2018 में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन पूछा गया
व्हाट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वुड बी ऑब्टेन्ड विद द फॉलोइंग डाटा, यानी इस डाटा से हमें कौन सा जो है वो हमें मिलेगा। तो सेकेंडरी कंज्यूमर बोला गया कि 120 ग्राम का है, प्राइमरी कंज्यूमर बोला गया 60 ग्राम है और प्राइमरी प्रोड्यूसर बोला गया है 10 ग्राम है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे सबसे पहले नंबर बोला गया, एनर्जी बोला गया और बायोमास बोला गया। तो नंबर्स और एनर्जी तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बायोमास दिया ही हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर केवल 10 ग्राम है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर उससे ज़्यादा बायोमास है और सेकेंडरी कंज्यूमर तो उससे भी ज़्यादा मास है। तो ये किस टाइप का हमें पिरामिड मिल रहा है, ये इन्वर्टेड पिरामिड मिल रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। एनसीईआरटी के पेज नंबर 248 पर दिया हुआ है फिगर 14.4 सी में आप देख सकते हो। इसके अलावा जो पेज नंबर 249 है उसके लास्ट सेकंड पैराग्राफ में ये बारे में भी बात किया गया है कि जो आपका बायोमास होता है उसमें इन्वर्टेड पिरामिड देखने को मिल सकता है सी वगैरह में। ओके भैया नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नीट 2019 के बारे में। नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज जनरली इन्वर्टेड, कौन सा इकोलॉजिकल पिरामिड जो वो जनरली इन्वर्टेड मिलेगा। पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास इन ए फॉरेस्ट, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी या फिर पिरामिड ऑफ नंबर इन द ग्रासलैंड। तो ये साफ साफ एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी जो होता है वो जनरली कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। तो वही लाइन जो यहाँ पे कॉपी पेस्ट की गई है एनसीईआरटी के पेज नंबर 249 के लास्ट सेकंड पैराग्राफ में आप रीड कर सकते हो, यहीं से ये आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर हो गया। ओके अब हम आ चुके हैं नीट 2020 के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 है इन रिलेशन टू द ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमें ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में डिफरेंस बताना है। तो GPP माइनस R जो होता है वो क्या होता है, NPP होता है, यानी रेस्पिरेटरी लॉस हो जाता है तो वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बनता है। तो ये हमें रिलेशन होता है इनके बीच में। अब ऑप्शन देख लेते हैं क्या बोला गया। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो गलत हो गया ना, क्योंकि जीपीपी में से -R करके बनेगा तो ये कम नहीं है, ज़्यादा होती है। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आर वन एंड सेम, ये नहीं होता है। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन, ये भी नहीं है, रिलेशनशिप होता है इनके बीच में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 243 पे ये दिया हुआ, यहीं से आया हुआ क्वेश्चन है। ओके नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। ओके भैया, तो अब यहाँ पर मैच द कॉलम आ चुका है। मैच द कॉलम में बोला गया मैच द ट्रॉफिक लेवल विद द करेक्ट स्पीसीज एग्जांपल इन द ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ओके भैया, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल और थर्ड ट्रॉपिक लेवल। तो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड चलते हैं ना। क्रो है, वल्चर है, रैबिट है और ग्रास है। तो इनमें प्रोड्यूसर कौन सा है, ग्रास है। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हमारा ग्रास के साथ चला जाएगा। अब ग्रास को ईट कौन करेगा, रैबिट करेगा। तो रैबिट हमारा जो है वो सेकंड ट्रॉपिक लेवल चला जाएगा। अब रैबिट को कौन ईट करेगा, क्राउ ईट करेगा। तो ये हमारा जो है वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल चला जाएगा। और क्रो को कौन ईट करेगा, वल्चर करेगा। तो ये हमारा फोर्थ ट्रॉपिक लेवल चला जाएगा। तो हमारे पास में क्या आ रहा है, हमारे पास में फर्स्ट वाला सेकंड के साथ में, फिर मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ और फिर फर्स्ट। तो 2 3 4 फर्स्ट इस टाइप से आना चाहिए। तो हम देख लेते हैं 2 3 4 फर्स्ट। तो आंसर यहाँ पर हमारा बन रहा है ऑप्शन ए। अब ये कहाँ पर दिया हुआ है, ये दो जगह दिया हुआ है। सबसे पहले तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 246 जो फिगर है 14.2 वहाँ पर दिया हुआ है। वहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट सेकंड ट्रॉफिक लेवल की बात की गई थी, प्राइमरी प्रोड्यूसर सेकेंडरी प्रोड्यूसर। और ये सेम चीज़ जो है वो फिगर 14.3 पेज नंबर 247 पे भी बात की गई है। वहाँ पे वल्चर का जो वो डायग्राम भी दिया गया है। तो इस टाइप से हमारा ये आंसर आ जाएगा। दो डायग्राम से यहाँ पर ये उठाया गया है। ओके नेक्स्ट हम आ चुके हैं नीट 2020 जो फेज 2 में आया हुआ क्वेश्चन है उसके बारे में बात करें। तो यहाँ पर क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग द फॉस्फोरस साइकिल, यानी फॉस्फोरस साइकिल के रिगार्डिंग में इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। फर्स्ट देखते हैं फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग द बैक्टीरिया फैसिलिटेट द रिलीज ऑफ फॉस्फोरस फ्रॉम ऑर्गेनिक रिमेन। सेकंड है देयर इज एप्रिशिएबल रेस्पिरेटरी रिलीज ऑफ द फॉस्फोरस इनटू द एटमॉस्फेयर। सी है इट इज सेडिमेंट्री साइकिल। डी है फॉस्फेट आर द मेजर फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस रिजर्वोयर। तो ओके भैया इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले बोला गया कि फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया फैसिलिटेट द रिलीज ऑफ फॉस्फोरस फ्रॉम ऑर्गेनिक, ये बिल्कुल सही है। देयर इज एप्रिशिएबल रेस्पिरेटरी रिलीज ऑफ फॉस्फोरस, ये गलत है। वहाँ पे बोला गया कि नेग्लिजिबल रेस्पिरेटरी रिलीज होता है फॉस्फोरस का एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ये हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई और हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा गया। एनसीईआरटी के पेज नंबर 254 पे आप देख सकते हो, वहीं से आया हुआ क्वेश्चन है। ओके भैया नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें बताना कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है।
एनर्जी कंटेंट ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। सेकंड है नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिक्रीज फ्रॉम फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल टू फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। एनर्जी कंटेंट डिक्रीज फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ ट्रॉपिक लेवल और बायोमास डिक्रीज फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। तो आप समझिए यहाँ पर ये तो थोड़ा सा जो है वो सी वगैरह में देखें तो थोड़ा सा हो सकता है, बट एग्जैक्टली जो एन बिल्कुल 100% जो गलत है वो कौन सी है कि एनर्जी कंटेंट ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम फर्स्ट टू। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टू फोर्थ ट्रॉपिक लेवल जाते हैं तो एनर्जी कंटेंट क्या होता है, डिक्रीज होता है अकॉर्डिंग टू 10% लॉ। तो यहाँ पे हमारा ये जो बोला गया है वो गलत बोला गया है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। एनसीईआरटी के पेज नंबर 249 पे आप बिल्कुल नीचे देख सकते हो, यहाँ पे बोला गया कि एनर्जी डिक्रीज होती है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब हम आ चुके हैं नीट 2021 में। नीट 2021 में बोला गया इन द इक्वेशन, ये ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो गया माइनस आर रेस्पिरेटरी लॉस और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो आर किसको रिप्रेजेंट करता है, रेडिएट एनर्जी को, रिटार्डेशन फैक्टर को, एनवायरमेंटल फैक्टर को, ये रेस्पिरेशन लॉस को करता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। एनसीईआरटी के पेज नंबर 243 पर दिया हुआ है, वहीं से आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली अपवर्ड। आगे बोला पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, और डी बोला गया पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट। तो पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड होता है, अपराइट नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि हमसे नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। एनसीईआरटी के पेज नंबर 249 पे ये डायरेक्टली दिया हुआ है, वहीं से आया हुआ क्वेश्चन है। ओके भैया, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम, उसको क्या बोलते हैं, क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, स्टैंडिंग स्टेट या फिर स्टैंडिंग क्रॉप। तो उसका बोला जाता है स्टैंडिंग स्टेट। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। एनसीईआरटी के पेज नंबर 253 में फर्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है, कॉपी पेस्ट आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 अब जो आ चुके हैं नीट 2022। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो हमारी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब इनमें बताना कि कौन सी करेक्ट और कौन सी इनकरेक्ट है। पहली स्टेटमेंट देखते हैं, डीकंपोजिशन इज ए प्रोसेस इन विच द डिटीरियस इज डिग्रेडेड इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय माइक्रोब्स, ये बिल्कुल करेक्ट है। डीकंपोजिशन इज फास्टर इफ द डिटीरियस इज रिच इन लाइग्निन, लाइग्निन और काइटिन अगर रिच होगा तो वो फास्टर नहीं, काफी स्लो हो जाएगा। तो ये गलत हो गई। तो हमारा फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। इस टाइप का ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, तो नहीं, स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। अब हम एक एक करके स्टेटमेंट एनसीईआरटी में देख लेते हैं। जो फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है वो आपकी दी हुई पेज नंबर 243 पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ से हमारा आंसर आता है। सेकंड स्टेटमेंट जो वो एनसीईआरटी के पेज नंबर 244 पे दी हुई है, आप देख सकते हो डीकंपोजिशन काफी स्लो हो जाएगा अगर रिच इन लिग्निन काइटिन है, और यहाँ पर इन्होंने बोल दिया था कि फास्ट हो जाएगा, जो कि गलत हो जाता है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाता है। ओके भैया, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल एसेलरेट फॉस्फोरस साइकिल, यानी फॉस्फोरस साइकिल को कौन एसेलरेट कर देगा। रेनफॉल, स्टॉर्म, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, वोल्केनिक एक्टिविटी। ये सारे के सारे तो कार्बन के अंदर आते हैं, ये सारे के सारे कार्बन के अंदर आते हैं। पेज नंबर 254 पे दिया ऊपर कार्बन के अंदर। विदरिंग ऑफ रॉक्स जो होता है वो फॉस्फोरस के अंदर रोल प्ले करता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पेज नंबर 254 आप देख सकते हो, यहाँ पे विदरिंग ऑफ रॉक्स के बारे में बात की गई है फॉस्फोरस साइकिल के अंदर। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। ओके भैया, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया डेट्रीवोरस ब्रेक डाउन द डेट्रीटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन, कैटाबोलिज्म, फ्रेगमेंटेशन या फिर ह्यूमिफिकेशन। तो ये कहलाता है फ्रेगमेंटेशन। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। एनसीईआरटी के पेज नंबर 243 पे ये दिया हुआ है, वहीं से हमारा ये क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। आप अच्छे से देख सकते हो। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट अब आ चुके हैं हम नीट 2023 में। नीट 2023 में क्या बोला गया, क्वेश्चन क्या पूछा गया कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर देखते हैं, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, मतलब ABCDE करके इस टाइप से स्टेटमेंट दी गई है। फर्स्ट देखते हैं, डिट्रीवोरस परफॉर्म द फ्रेगमेंटेशन, बिल्कुल सही है, जैसे अर्थवॉर्म हो गया। द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन इनटू द सॉइल एंड गेट्स प्रेसिपिटेटेड बाय ए प्रोसेस कॉल्ड लीचिंग, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते हैं, द डिटीरियस फूड चेन बिगन विद द लिविंग, ये डेड से होती है, ये हमारा गलत हो गया। द अर्थवॉर्म ब्रेक डाउन डिटीरियस इनटू स्मॉलर पार्टिकल पर प्रोसेस कॉल्ड कैटाबोलिज्म, नहीं फ्रेगमेंटेशन, ये भी हमारी गलत हो गई। तो डी और ई गलत हो गई, तो ABC हमारी सही है। तो ये हम आगे देख लेते हैं ऑप्शन में।
तो सी और डी तो हमारी, सॉरी डी और ई तो हमारी गलत है, तो डी और डी तो हमारी आएगी नहीं, ए बी सी हमारी करेक्ट है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले डिटीरियस फ्रॉम फ्रेगमेंटेशन, और इसके अलावा ये जो हमारा लिया गया है ई वाला, अर्थवॉर्म ब्रेक डाउन डिटीरियस इनटू स्मॉल पार्टिकल, ये दोनों स्टेटमेंट एनसीईआरटी के पेज नंबर 243 पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है, वो आपका फ्रेगमेंटेशन कहलाती है, कैटाबोलिज्म नहीं। नेक्स्ट हम ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स इन मिनरलाइजेशन, ये पेज नंबर 244 पे दी हुई है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें, वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन इनटू द सॉइल वाला, लीचिंग वाला, ये पेज नंबर 243 पे दिया हुआ है, ये भी आप देख सकते हो। अब यहाँ पर बात करते हैं डी वाला, द डिटीरियस फूड चेन बिगन विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये हमारी दी हुई है एनसीईआरटी के पेज नंबर 246 पे, ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाता है। ओके भैया, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ये अभी क्वेश्चन आया था, वापस भी आ गया। यहाँ पे बोला गया कि इन द इक्वेशन जीपीपी माइनस आर एनपीपी, द जीपीपी इज ग्रोस प्राइमरी, एनपीपी नेट प्राइमरी, तो आर पूछा क्या है, रेस्पिरेटरी क्वाड्रेंट है, रेस्पिरेटरी लॉस है, प्रोडक्ट एल्कोलेशन है, या फिर फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, तो ये रेस्पिरेटरी लॉस है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2, जो कि हमारा अभी पहले भी क्वेश्चन आया था, वही सेम क्वेश्चन उठा के दे दिया गया, थोड़ा सा चेंज किया गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2, एनसीईआरटी के पेज नंबर 243 से आया हुआ है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नीट 2023 जो मणिपुर स्टेट के लिए एग्जाम हुआ था अलग से, उसमें आए हुए क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर हमसे मैच द कॉलम क्वेश्चन दिया गया है, एक एक करके बात करेंगे। हाइड्राज सक्सेशन दिया गया, जीराज सक्सेशन दिया गया, इकोलॉजिकल सक्सेशन दिया गया और सेकेंडरी सक्सेशन दिया गया। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेजुअल चेंज इन द स्पीसीज कंपोजिशन, तो ये हमने इकोलॉजिकल सक्सेशन वाली जो डेफिनेशन थी वहाँ पे देखा था, ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल चेंज होता है तो वो इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंदर चला जाता है। फास्टर एंड क्लाइमैक्स रीच क्विकली, तो ये सेकेंडरी सक्सेशन के अंदर होता है कि वो काफ़ी फास्टर होती है एज कम्पेयर टू प्राइमरी। आगे बात करते हैं लाइकन टू मिजिक कंडीशन, तो ये जीराज के अंदर होता है। फाइटोप्लैंक्टन टू मिजी कंडीशन, ये हमारा हाइड्राज सक्सेशन के अंदर होता है। तो हाइड्राज और जो जीराज सक्सेशन है वो दिया हुआ है एनसीईआरटी के पेज नंबर 251 पे, आप देख सकते हो इस पैराग्राफ में दिया हुआ है, तो वहां से हमारा ये आंसर आता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है एनसीईआरटी के पेज नंबर 250 पे दिया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी सक्सेशन, तो ये पेज नंबर 251 के फर्स्ट पैराग्राफ में बोला गया कि ये काफ़ी फास्ट होती है एज कम्पेयर टू प्राइमरी, तो यहाँ से ही हमारा आंसर आता है। अब आगे देखते हैं ऑप्शन क्या आएगा, तो पहला हमारा 4 के साथ जा रहा है, सेकंड हमारा 3 के साथ जा रहा है, तो मतलब 4 3 1 2 ये हमारा आना चाहिए, 4 3 1 2 इस टाइप का ऑप्शन देखते हैं। तो 4 3 1 2 हमारा ये आ रहा है ऑप्शन 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। ओके भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 18, द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम प्रेजेंट इन द सॉलिड इन गिवन टाइम रेफर टू एज ह्यूमस, डिटीरियस, स्टैंडिंग स्टेट, स्टैंडिंग क्रॉप, तो ये स्टैंडिंग स्टेट हमारा आंसर आ जाएगा। ये पहले भी आया हुआ था, वही वापस क्वेश्चन दे दिया गया एनसीईआरटी के पेज नंबर 253 पे, आप देख सकते हो यहाँ से आया हुआ क्वेश्चन था। इतना ही था, बाय।